आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आप बुक से देख रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। बिल्कुल आप मिला भी सकते हैं, क्वेश्चन वही लिखे हैं ना, कोई अलग तो नहीं लिखे हैं। 4 नंबर ही क्वेश्चन लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम सब। ओके, तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चित्र आपका दिया हुआ है बुक में, उसको इसमें दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पढ़िए तो पहले, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, एक कलमदान है जिसमें हम कलम रखते हैं। ठीक है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, सॉरी, एक कलमदान घनाभ के आकार की, सही है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, कि उसमें क्या है, घनाभ के आकार का है, उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं ताकि कलम को अगर ऐसे रखें तो खड़ा हो जाए। ठीक है, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं भी दिया हुआ है। देखिए, ब्लू पेन ले लेते हैं हम। घनाभ की विमाएं क्या दिया हुआ है जी? घनाभ की विमाएं 15, ठीक है, 10, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, विमाएं का मतलब लंबाई गुड़ाई, सॉरी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। विमाएं का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, किसकी गड्ढे? जो शंक्वाकार गड्ढे हैं उनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई एक प्रकार से आपका ऊंचाई है उसका, शंक्वाकार का। ठीक है, शंक्वाकार जो गड्ढा उसका ऊंचाई यानी, ठीक है, गहराई दिया है ना, एक प्रकार से ऊंचाई भी है वही। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप देखें तो हम क्या बना लेते हैं, कलमदान एक समझ लीजिए घनाभ का आकार का बना लेते हैं। बात को समझिए, पहले घनाभ के आकार का हम बना लेते हैं और आप बुक से जो है चित्र को भी देख सकते हैं, कोई डाउट ही होना नहीं चाहिए। कलमदान रखकर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये घनाभ का आकार का बनाया हुआ है जिसमें 2 ही जो है शंक्वाकार गड्ढे दिखाए, बट इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है तो हम बना देते हैं घनाभ। ठीक, तो घनाभ किस आकार का बनता है जी? इसी आकार का घनाभ बनता है ना, सही है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? हमने बना दिया एक घनाभ। ठीक है, क्या बना दिया हमने बना दिया एक घनाभ, बट आपको जो है गड्ढे दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, बट ये आपका उस आकार का नहीं लग रहा है, बट इसको समझ तो लीजिए। ठीक है, इस पे ही आप समझ सकते हैं। घनाभ हमने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसकी विमाएं दी हुई है? विमाएं क्या दी हुई है? ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका? ये हो गया लंबाई। ठीक है, लंबाई आपका समझ लीजिए 15 दिया है और आपका ये क्या हो गया? ऊंचाई आपका 10 दिया है। ठीक है, ऊंचाई आपका 10, ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत, ये तो आपके विमाएं दी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे, 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 4 गड्ढा, 4 इसमें शंक्वाकार गड्ढे, मतलब जो है, अब देखिए इतना है शंक्वाकार गड्ढे। बट पहले इसको समझिए, क्या ज्ञात करना है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे है, मतलब उसको जो है क्या करना है? घटा देना है। मतलब आप समझे, ये घनाभ के आयतन में से, ठीक है, घनाभ के आयतन में से अगर हम 4 शंक्वाकार, ठीक है, 4 शंक्वाकार, क्या 4 शंक्वाकार गड्ढा जो बना हुआ है उसका 4 यानी 4 आपका शंकु का आयतन अगर घटा दे तो आपका मिल जाएगा लकड़ी का कलमदान का आयतन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, अभी समझाते हैं। ये आपका घनाभ है। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? जो कलमदान है, ठीक है, कलमदान जिसमें कलम रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस लकड़ी का, जो लकड़ी का बना हुआ है ना,
घनाभ का आकार है, उसमें शंक्वाकार 4 गड्ढे हैं, उन चारों गड्ढों को भी घटाना पड़ेगा क्योंकि आयतन घटता है अगर गड्ढा खना जाता है तो, अगर क्षेत्रफल रहता तो बढ़ जाता, बट हमको तो आयतन निकालना है, बातों को समझिए, आयतन निकालना है तो 4 शंक्वाकार गड्ढे जो है माइनस हो जाएंगे, किसमें से, घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन माइनस हो जाएगा, आपका मिल जाएगा पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन, मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लें, ठीक है, उसके बाद 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे होता है ऊंचाई, यही होता है ना, ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई आपका क्या है 15, चौड़ाई आपका क्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 गुणे ऊंचाई आपका क्या है 10, तो हम 10 रखें, ये क्या 3.5 पे इसका दशमलव हटाने के लिए इसके बटे में हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 जो है 10 से कट गया, बचा आपका 15 गुणे 35, ये दशमलव तो हट चुका है ना, यानी जब 15 का गुणा करेंगे 35 में तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 का 525 मिल जाएगा, 525। हमने क्या निकाला घनाभ का आयतन, तो हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम याद कर लेते हैं कि इसका इस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है, 4 एक पेज ले लेते हैं ताकि बेहतर से आपको समझ में भी आएगा। तो हम 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए एक शंक्वाकार गड्ढा हम बना लेते हैं, अपने शंक्वाकार गड्ढे किस तरीके से रहेंगे, कुछ इसी प्रकार शंक्वाकार गड्ढा रहेगा जिसमें पेन को रखा जाएगा, कुछ इसी प्रकार रहेगा ना जिसमें पेन डाला जाएगा, ये लकड़ी में है यानी जो है घनाभ में है, घनाभ के अंदर है। तो ये देखिए इसका कह रहा है कि त्रिज्या जो है ए आर जो है, आर जो है त्रिज्या क्या दिया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो गहराई, गहराई एक प्रकार से ऊंचाई है, ऊंचाई आपका यानी यच क्या दिया हुआ है, यच आपका 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अब बहुत ही आसानी से हम 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब 4 शंक्वाकार, ठीक है, गड्ढे, ओहो यहाँ पर रहेगा गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालने के लिए यानी 4 गुणा करेंगे यानी 4 गुणे, अब क्या शंक्वाकार, शंक्वाकार यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी 1/3, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट एनी प्रॉब्लम नो ना, ठीक है। तो 4 गुणे 1/3, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 क्योंकि कुछ कहा ही नहीं है, गुणे आर का मान क्या रखेंगे 0.5, स्क्वायर है तो हम 0.5 गुणे 0.5 लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एच का मान 1.4, 1 हम यहाँ पर 4 रख देते, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, इन सब का दशमलव, इसका दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से अब देखिए जो है 5 हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये आपका 4 है, 4 का गुणा 1 में होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक, 4/3 हो जाएगा, गुणे ये आपका 1/3 भाई साहब, 4 का गुणा हमने कर दिया है 22/7 है ना, तो 22/7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए गुणे में एक प्रकार से 5/10 है तो हम 5/10 लिख दें अब, क्योंकि 5 हो चुका है, दशमलव तो हट चुका है, ये भी 5/10 है, 5/10 लिख लिए, गुणे ये 14/10 है तो 14 हमने 10 लिख लिया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब काट कर देखिए कट रहा है, कई जो संख्या कट भी रहा है, देखिए अब देखिए यहाँ से 5 से कट जा रहा है ये 10, 5 दूना 10, ये तो 5 गायब हो गया। अब देखिए 5 एकन हम 5, 5 दूना 10, ये भी 5 गायब हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए इसको इससे काट दे क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम 7 से जो 14 को काट देते हैं, ठीक है, 7 से हमने काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब देखिए 7 दूना 14 कट गया। अब 2 से जो है इस 2 को काट दे, क्या नहीं, 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, 5 बार में ये कट गया, सही है। अब देखिए ये 22 भी कट रहा है और इस 2 से, और ये 4 भी कट रहा है। इस 2 से हम काट देते हैं इस 4 को, 2 दूना 4, 2 बचा यहाँ पर। और इस 2 से हम काट देते हैं इस 11 को, 22 को, 11 मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का गुणा 11 में करते हैं, क्या क्या बचा हुआ है, देखिए 2 का अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो 22 मिल जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 5, और 3 और 5 का जब आप गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होता है, सही है ना, यही बचा हुआ है, यानी 3 पचे 15। टोटल आपका मिल गया 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है जी, हमको निकालना है क्या, किस कलमदान, क्या था आपका, कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन, यही ना निकालना था। तो हम निकाल लेते हैं, कलम दान में बचे, हमको लग रहा है आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है, कलम दान में बचे लकड़ी, ठीक है, का आयतन ज्ञात कर ले। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर देखिए कलम दान के बचे लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमने निकाला 525, ठीक है, 525 माइनस में क्या करेंगे, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन यानी 22/15, 22/15 मिला है, तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब एक प्रकार से आप देखेंगे भिन्न का घटाना हो गया, अगर इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम आपका 15 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 1 से अगर भाग डालेंगे 15 से तो 15 बार जाएगा, और 15 का गुणा अगर 525 में कर देते हैं, ठीक है, 15 का अगर गुणा 525 में कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 7875, गुणा कर सकते हैं 7875 में, 7875, बीच में माइनस माइनस, 15 से इसको भाग डालेंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो इसको डायरेक्ट हम घटाकर ही बता देते हैं, 7875 में से अगर 22 को, यानी 22 को घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका, 7853 ही मिलेगा ना, 7853 घटा कर दिखा दे कि समझ गए, इतना तो आता ही होगा, बटे में 15। अब क्या करेंगे, 15 से आप भाग डाल लीजिएगा, ठीक है, 15 से जब आप भाग डालेंगे, हम डालकर देख भी चुके हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 523, ठीक है, 523.53, और हमने कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना यानी सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, यह हमारा हो गया आंसर। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कहीं पर दिक्कत था इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सॉल्व हो चुका, टाइम थोड़ा लेट हुआ होगा बट बहुत बेहतर से समझ में आया होगा आप सबको। हम आशा करते हैं, आप सबसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप सबको जो है बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा हमारे द्वारा समझाने पर, ठीक है। आए अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम सब। क्या दिया हुआ है, दवा का एक कैप्सूल, ठीक है, दवा का एक कैप्सूल देखे हुए हैं कि नहीं, जब मेडिकल से हम जाते हैं, जब कुछ भी होता है, बुखार होता है, तो दवा का एक कैप्सूल दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उस कैप्सूल को देखे होंगे, किस आकार का, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का तो होता ही ऐसा ही है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले, यानी एक सिरे पर एक अर्धगोला, और इधर भी देखिए, इधर भी एक अर्धगोला और इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है, मतलब 14 मिलीमीटर है, ठीक है, 14 पूरे कैप्सूल की, इस यहाँ से लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कैप्सूल की जो है लंबाई आपका क्या है, 14 mm, ठीक है, 14 mm है, ठीक है, समझ गए आप सब। उसके बाद और इसका व्यास क्या होता है, यही पूरा व्यास है, यहाँ पर व्यास है और ये भी आपका एक प्रकार, दोनों व्यास ही है,
ठीक है। व्यास आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका व्यास है ना, तो व्यास आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेंट क्या दिया, 5 मिमी दिया है ना, तो 5 mm लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अगर व्यास आपका 5 mm है तो त्रिज्या क्या होगा भाई साहब, आप सबको पता है कि अगर व्यास जिसको हम d से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या आपका बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं तो इसका आधा हो जाता है, पता है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, 5 का आधा क्या होता है, 5/2, तो हम 5/2 mm हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को वो दिक्कत नहीं है ना, इतना ज्ञात हो गया क्या, इतने से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि जो है आपकी इस बेलन की इसकी बेलन की ऊंचाई निकालना पड़े। देखिए एक प्रकार से अगर ये बेलन का अगर त्रिज्या है, तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे त्रिज्या इसकी आधी होती है, और ये वृत्त की क्या है, वृत्त इधर भी एक प्रकार से वृत्त की हम त्रिज्या ले सकते हैं, और ये भी आपका क्या होगा, 5/2 ही होगा, 5/2। और एक प्रकार से आपका ये जो है बेलन का त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ये भी है, तो क्या ये भी 5/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सही है। अगर देखिए अगर हमको काम पड़ेगा तो जो है हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, और बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी घटाना पड़ेगा। और ये हमें पता भी है 5/2 और 5/2 है, और 5/2 और 5/2 को घटा दे मतलब हम 5 को घटा रहे हैं, सही है। और पूरी पूरी 14 mm है, तो इतना अगर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 9 mm मिल जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं हमें इसमें बेलन की ऊंचाई का काम पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेलन के आयतन का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो पाई r स्क्वायर एच होता है, मतलब एच का तो काम पड़ेगा, मतलब बेलन की ऊंचाई का काम पड़ेगा। तो हम बेलन की ये जो है बेलन की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई का काम पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 14 mm में से, ठीक है, इसमें से 14 में से अगर हम घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, हल करते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी कुछ समझिएगा तभी ना। अब देखिए आपका जो मिला त्रिज्या, किसका किसका त्रिज्या है, तो देखेंगे अर्धगोले पहले लिखेंगे बेलन, ठीक है, बेलन व अर्ध गोले का त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले का त्रिज्या जिसको r से डिनोट करते हैं, क्या आपका 5/2, सही है। इतना हो गया, ये तो पता चल गया। अब हमको क्या निकालना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी जिसको h से डिनोट करेंगे, ओके, इक्वल टू बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूरा पूरा जो लंबाई 14 है, तो माइनस क्या कर देंगे 5/2 और 5/2 दोनों को घटाना है, तभी तो बेलन की ऊंचाई निकलेगी। 5/2 मतलब 5 घटाना है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5/2 फिर माइनस 5/2, सही है। तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, अगर 14 में से समझ लीजिए 5 को घटाते हैं तो 9 mm मिल जाएगा, 9 mm। इसको भाई साहब mm में लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कैप्सूल का आयतन ही तो ज्ञात करना है। तो कैप्सूल का आयतन कैसे ज्ञात होगा, कैप्सूल, ठीक है, का आयतन, कैप्सूल का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बेलन का आयतन और दो अर्धगोले के आयतन को अगर हम जोड़ दें तो कैप्सूल का आयतन मिल जाएगा, सही है। तो हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन प्लस में दो अर्धगोले का मतलब 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, समझ में आया। ये जो है आपका अलग है, उधर है ना, उसको उधर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूले पर रख देते हैं मान को। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है, याद करिए, ठीक है, प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। याद हो जाएगा कि नहीं, याद कर लीजिए, फॉर्मूले याद रहेंगे तभी सॉल्व हो पाएंगे भाई साहब, ठीक है। मान को रखिए, देखिए को कुछ कॉमन है, यहाँ से पाई कॉमन, यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ r क्यूब है यानी r स्क्वायर कॉमन चलाएगा, अब उसके बाद कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, ठीक है।
कॉमन मिल रहा है क्या आप सबको? नहीं ना। तो जो कॉमन है उसको लेते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर बचेगा एच प्लस में इधर दो तो बचेगा ही, गुड़े में 2/3 भी बचेगा, और पाई तो कॉमन गया, आर स्क्वायर कॉमन, एक आर बचा, मतलब आर लिख देते हैं। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं ना। मान को रख देते हैं 22/7 पाई का हम मान रख देते हैं गुड़े में। आर का मान हमें पता है क्या, 5/2 है, तो हम 5/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो गुणे में 5/2 हमने लिख दिया। कोष्टक में एच का मान हमें पता है 9 है, तो 9 प्लस है क्या जी, हाँ प्लस है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सही है, सही है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में 4/3 हो गया, इसका हम गुणा कर दिए इधर। और गुणे आर का मान क्या है जी, आर का मान 5/2, तो हम रख देते हैं 5/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कट रहा है कुछ, बिल्कुल, 2 एक कम 2, 2 से 11 बार में ये कट गया, सही है। अब देखिए 7 कुछ कटेगा नहीं, अब इसका गुणा करिए, 11 का अगर गुणा 5 में करेंगे तो 55 होगा, और फिर 55 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो आपका जो है 275 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लें 275 ना, 275 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। बट्टी में 7 दूना 14 हमने लिख लिया, गुड़े में ये जो है सब खट गया, सही है। 11 का 5 में गुणा किए 55, 55 का 5 में 11 फिर किए 275, बट्टे में 2 का गुणा अगर 7 में किए 14 हो गया, 7 का गुणा 2 में किए 14 हो गया, सही है। अब इसको कोष्टक वाली को सॉल्व करिए। देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, पहले इसको कोष्टक में ही रहने देते हैं। 9 + 4×25 कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 कट गया, ये आपका 2 का गुणा इधर करेंगे 5 में 10 और बटा में 3, सही है। अब देखिए इधर करते हैं सॉल्यूशन, ये तो इधर का है तो इधर रहने दीजिए, इधर इसको सॉल्यूशन करते हैं। 275 है तो 275 बटे में क्या है 14, तो 14 गुणे में देखिए इसका 9 त्रिक 27, 27 10 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, सही है। 37 बटा में 3, तो हमने 3 को रखा। 275 का गुणा अगर 37 में करेंगे, ठीक है, 275 का गुणा अगर आप 37 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 175 मिल जाएगा। और 14 का 3 में गुणा करेंगे, 14 3 42 होता है। अगर आप 42 से भाग डालेंगे, ठीक है, किसमें 10,175 में, तो आपको मिल जाएगा 242 दशमलव, ठीक है, 242.26, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर लिख रहे हैं, सॉरी एमएम में था आपका तो एमएम क्यूब लिखेंगे क्योंकि हमने आयतन निकाला है। एमएम क्यूब, ये आपका हो गया आंसर। सभी बच्चे को समझ में आया, हमने आयतन निकाल लिया, कैप्सूल का आयतन एमएम में निकाला इसलिए एमएम क्यूब लिख दिया, ठीक है। किसी भी भाई साहब को दिक्कत अभी तक नहीं है ना? बिल्कुल बेहतर से समझ में आया है ना? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसके अकॉर्डिंग जो है चित्र को बनाना पड़ेगा, ओके। तो चित्र को हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, ठीक है। एक ठोस खिलौना है जो एक अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। उसके ऊपर जो है एक लंब शंकु आरोपित है, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी और आधार का व्यास जो दिया है, त्रिज्या नहीं व्यास दिया है, व्यास आपका 4 सेमी। तो सॉरी, तो मतलब यहाँ पर तो होना चाहिए। तो इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, मतलब इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, तो बेलन के ठीक है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और हमको लग रहा है ये क्वेश्चन शायद एक बार हमने किया है, ठीक है, बट याद नहीं आ रहा है किस, इसके जस्ट पहले यानी 12.1 करा रहे थे तब शायद किए हैं, इसमें का क्वेश्चन हम किए हैं, हमको याद है। आपको नहीं याद है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद होना चाहिए। इसमें का क्वेश्चन हम सब किए हैं, आप सबको कर लेना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहा, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, तो हम पहले तो एक अर्धगोला बना देते हैं।
तो एक अर्धगोला, थोड़ा बड़ा एक चित्र बनाते हैं ताकि बेहतर से आप सबको, और ये अर्धगोला है, चित्र ही नहीं सही बनता हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक अर्धगोला ले लेते हैं। ये क्या हमारा अर्धगोला है। अब तो अर्धगोला लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, इस पर जो एक लंब वृत्तीय शंकु है, ये शंकु हमने इस पर अध्यारोपित कर दिया, ठीक है। तो शंकु का व्यास और ये अर्धवृत्त का व्यास एक ही होगा और त्रिज्या भी एक ही होगा, समझे कि नहीं समझे, एक ही होगा ना। तो अब देखिए, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई शंकु की, ठीक है। शंकु की, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए, ये आपका ऊंचाई हो गया शंकु का। तो उसके बाद और आधार का व्यास, इसी शंकु का ये आधार का व्यास पूरा पूरा होता है, ये पूरा पूरा होता है व्यास, ठीक है, पूरा पूरा व्यास होता है। तो ये व्यास जो है आपका, व्यास, व्यास का तो काम नहीं रहता, व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक प्रकार की ये त्रिज्या ही है, और ये अर्धवृत्त की भी त्रिज्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ शंकु की त्रिज्या है, ये अर्धवृत्त, क्योंकि अर्धवृत्त का भी व्यास वही होगा और शंकु का भी व्यास वही होगा, इसका भी त्रिज्या वही होगा और वो भी उसी अर्धवृत्त का भी त्रिज्या यही होगा। तो मतलब कि आपका त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, त्रिज्या आर लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। अब जगह ही नहीं छोड़े, बट कोई नहीं, 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए, और कुछ का काम है, अब तो इतना में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर लिखते हैं, लिख लेते हैं शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, या अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या। ओहो, त्रिज्या को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से ना, तो आर लिख लेते हैं, पता रहेगा। तो क्या है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से करके आना, जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं आर बराबर 2 सेंटीमीटर लिख दिए, एच बराबर आपका 2 सेंटीमीटर लिख दिए, पूरा आपको डीपली लिखना है, 6 अंक वैसे ही नहीं दिया जाते ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पर, ठीक है। अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या आर, मतलब आर से डिनोट करते हैं, जिसको 2 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, वो क्या, वो भी आपका 2 सेंटीमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इतना पता चल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस खिलौने का आयतन, इस खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ लेंगे, ठीक है। अर्धगोले और शंकु के आयतन को जोड़ लेंगे तो खिलौने का आयतन पता चल जाएगा। तो हम खिलौने का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन दिखाई पड़ रहा है ना। तो खिलौने का आयतन निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जोड़ लेते हैं। फॉर्मूला अर्धगोले का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला जी, याद है, नहीं याद है, याद करिए, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। प्लस में जोड़ना है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, इसका होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, सही है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। कैसे कॉमन है, इसको क्या हम 1/3 लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं
इसको 2 के इधर कर दीजिए, तो 2 गुणे में इसको हम लिख लेंगे अब 1/3। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 2/3 ही मिलेगा। अब क्यों किए हैं, क्योंकि 1/3 हम कॉमन लेंगे, इसलिए आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, पाई, ठीक है। r³ तो r³ ही रहेगा, प्लस में 1/3 रहेगा, पाई r²h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/3 और 1/3 कॉमन आ गया, और पाई इसमें भी पाई, इसमें भी पाई को भी हमने कॉमन कर लिया। r³ r² छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो r² हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अब बचा क्या है, इधर बचा आपका 2, ठीक है, कोष्टक में लिखते हैं। इधर क्या बचा आपका 2 बचा हुआ है, तो 2, इधर r² कॉमन आया, मतलब एक r बचा हुआ है, तो r बचा हुआ, तो गुणे r लिखिए या 2r लिख लीजिए, 2r हो गया। प्लस इधर 1/3 कॉमन, ए भी कॉमन, एच बचा हुआ, तो एच हम लिख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब इक्वल टू 1/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान क्या रखना है जी, 3.14 कहा है, प्रयोग कीजिए, 3.14 रखना है, ठीक है। और देख लेना, अगर नहीं कुछ कहेगा तो आप 22/7 तभी रखेंगे, नहीं, ठीक है। इसमें तो कहा है 3.14 रखना है, तो गुणे में हम 3.14 ही रखेंगे। गुणे आर का मान क्या है, आर का मान आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है, सही है, सही है ना, 2 सेंटीमीटर है बिल्कुल। आर का मान जो है 2 सेंटीमीटर है, तो हम 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक में अब 2 है और आर का मान 2, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस में एच का मान क्या है, एच का मान भी 2 है, तो 2 हम रख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इक्वल टू, इधर कर लें क्या, बेहतर रहेगा, इधर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। करते हैं, इक्वल टू 1/3 गुणे 3.14, ठीक, गुणे 4, कोष्टक वाले को सॉल्व करिए, ठीक, गुणे 4 गुणे में होगा, कोष्टक से बाहर आ गया, यहाँ पर गुणे में है ना, इसलिए गुणे का चिन्ह लगाया, 4 और 2 6। अब देखिए 3 1 का 3, 3 दूना 6, बचा क्या है आपका, 1 का गुणा 3.14 में 3.14 मिल जाएगा, गुणे में 4 का गुणा 2 में 8 मिल गया, 3.14 का 8 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25.12 यानी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन निकाला। अभी ये आपका आंसर नहीं है, अभी तो आपने खिलौने का आयतन निकाला है, एक प्रकार के एक आंसर भी है, क्या कहा, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया, खिलौने का आयतन पता चल गया, 5 क्या है आपका 25.12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ए हो गया खिलौने का आयतन। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, इस खिलौने के परिगत, अब देखिए इसी प्रकार एक चित्र और बना लेते हैं, यही चित्र बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है, बातों को समझिए। यहाँ पर क्या किए कि इसी चित्र को यहाँ बना दिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझिएगा। इसी चित्र को यहाँ बना दिए, एच का मान 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है, किसकी, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या क्या थी दोनों की, r = 2 सेंटीमीटर, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत, मतलब चारों ओर, लंब वृत्तीय बेलन इसके ये चारों ओर, ये क्या है, ओहो, यहीं तक रहना चाहिए, ज़्यादा बढ़ गए, यहीं तक, मतलब इसके चारों ओर यही सट कर रहेगा, ये भी पूरा पूरा सट कर रहेगा, ठीक, इसके चारों ओर इधर भी सट कर ही रहेगा, लंब वृत्तीय बेलन हो गया इसके चारों तरफ, ठीक है। परिगत मतलब चारों तरफ परिगत हो गया ये। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, यानी बेलन, इस बेलन किसका, इस बेलन के, ठीक है, इस बेलन के आयतन क्या कहा है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस बेलन के आयतन अगर निकाल लें, तो अगर देखिए खिलौने का आयतन तो निकल गया, अब इस बेलन का अगर हम आयतन निकाल लें और उन दोनों का अंतर ही बताना है, तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको आर पता होना चाहिए और इसका एच मतलब ऊंचाई पता होना चाहिए। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी आर, बेलन का जो त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी, ए r = 2 सेंटीमीटर, इसके भी बेलन का भी त्रिज्या, यानी बेलन का जो त्रिज्या होगा यहाँ पर लिख देंगे,
मतलब r इक्वल टू इसमें भी आपको मिलेगा 2 ही सेंटीमीटर। अब इसकी बेलन की ऊंचाई भाई साहब क्या मिल जाएगी, ये बेलन की ऊंचाई ये टोटल हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए एक प्रकार से त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और अर्धगोले का त्रिज्या हम इधर भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और एक प्रकार से ये त्रिज्या ये भी आपका 2 ही सेंटीमीटर है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई ये जो है बेलन की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर बेलन की ऊंचाई जिसको एच से डिनोट कर सकते हैं, ये कैपिटल एच करिए, इसको कैपिटल एच करिए, इसको हम कैपिटल आर करते हैं, ठीक है। ये है आपका बेलन का त्रिज्या, इसलिए कैपिटल आर करते हैं। एच आपका क्या मिला, समझ लीजिए ऊंचाई आपका क्या मिल गया 4 सेंटीमीटर मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको हम जोड़ लिए, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अब बेलन का आयतन, वो पूरा लिख देना चाहिए था, आयतन, ठीक। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल में सब लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल में आर लिख रहे हैं और एच, यही होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान हमको रखना है 3.14, 3.14 रख दिए। आर का मान क्या रखना है जी 2 सेंटीमीटर हमको मिला है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, गुणे में 4 कर दिए गुणे। एच का मान क्या है 4, तो हमने 4 कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 3.14 गुणे में 4 चौके 16 और इसका गुणा करेंगे 3.14 का 16 में, तो आपको 50.24 मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकाला है बेलन का आयतन। अब बहुत ही आसानी से हमको क्या ज्ञात करने के लिए कर दिया है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आयतनों, ठीक है, का अंतर। अब आयतनों का अंतर किस किस के आयतनों का अंतर, खिलौने का आयतन, खिलौने के आयतन में से कौन बड़ा है जी, यही वाला बेलन का आयतन बड़ा है, तो बेलन के आयतन में से हम खिलौने के आयतन को घटा देते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन माइनस में खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन किस किस को बेहतर से समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है ना तो कैसे हम आपको बताएं, इतना डीपली हम आपको बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, अभी तो नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट मिला हुआ है ना आयतनों का। ये क्या है 50.24, सॉरी 24 नहीं कभी कहते 2 यानी 2 4 कहेंगे, यानी 50.24 में से घटाना है खिलौने का आयतन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 25.12, ठीक, घटा देते हैं। जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा जी 2512 मिल जाएगा, ठीक है ना, 2512 कहते हैं। और हमने आयतनों का अंतर ज्ञात किया है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका लास्ट आंसर है, सही है। आयतनों का अंतर ज्ञात कर लिए हम सब, यानी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब मिला, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं है ना, इस क्वेश्चन में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए।